और तब उनको लगा कि मेरी माँ जिस रोग से मरी वो तो चलो एक दैहिक रोग था, पर ये समाज जिस मानसिक रोग से ग्रस्त है उसका इलाज जरूरी है। और जीवन भर उन्होंने वो किया। अम्बेडकर जी से आपको और हमें क्या सीखना चाहिए? मैं तो अपने हिस्से का सीखता हूं, आपको भी क्या सीखना चाहिए? देखिए, जो समाज का वंचित समुदाय है जिसमें हम में से अधिकांश लोग आते हैं, आपको समानता की स्थिति में आना है। अम्बेडकर जी एक बड़ा सुंदर संविधान देश का लिख के गए हैं। उस संविधान में एक हिस्सा मूल अधिकारों का है। बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि हमारे संविधान के मूल अधिकारों में सबसे पहला अधिकार समानता का है, न कि स्वतंत्रता का है, क्योंकि समानता जरूरी है। और अनुच्छेद 14 है, 15 है, 16 है, 17 है, 18 है, ये 5 अनुच्छेद पूरी तरह से समानता को साबित करने का प्रयास करते हैं। और आर्टिकल 17 में साफ साफ लिखते हैं, अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और किसी भी रूप में इसका आचरण निषिद्ध होगा और दंडनीय होगा। अपने मरने से 1 साल पहले दबाव डाल के 1955 में उन्होंने अस्पृश्यता अपराध अधिनियम भी पारित करवा लिया, जिसके तहत अनटचेबिलिटी या अस्पृश्यता को या छुआछूत को अपराध घोषित किया गया। उनसे हमें क्या सीखना चाहिए? आपको क्या सीखना चाहिए? पहली बात, उन्होंने एक बड़ी गहरी बात कही थी कि शिक्षा शेरनी का दूध होता है और जो इसको जितना पीता है उतना ही दहाड़ता है। बिना शिक्षित हुए कुछ नहीं मिल सकता। और यहां तक कहा कि तुम्हारे पैर में जूते हो ना हो, हाथ में किताब होनी चाहिए। क्योंकि क्योंकि एक जीवन में अगर आप चाहते हैं कई जीवन के बराबर जिंदगी जी के आगे बढ़ना, उसका एक ही रास्ता है, किताबें, पढ़ाई। इसके उदाहरण खुद डॉक्टर अंबेडकर हैं। आपके समाज के पास ना उतना पैसा है, ना उतनी जमीन है, ना उतनी संपत्ति है, ना उतना रसूख है, ना उतनी पॉलिटिकल ताकत है। जिन समुदायों, जिन परिवारों के पास ये सब नहीं होता, उनके पास आगे बढ़ना एक ही रास्ता बचता है, वो है शिक्षा, तालीम। और सोशल मीडिया ने एक अच्छा काम ये किया गया है कि अच्छी अच्छी पढ़ाई, अच्छे अच्छे अध्यापक अब आपके मोबाइल फोन की मदद से आप सबके घर के अंदर पहुंच चुके हैं। अब तो हमारे पास ये भी कहने को नहीं है कि अच्छे टीचर्स नहीं मिलते हैं। जो टीचर दिल्ली को मिलते हैं, जो जेएनयू को मिलते हैं, जो मुंबई को मिलते हैं, देश के अच्छे अच्छे संस्थान को मिलते हैं, हार्वर्ड को मिलते हैं, वो सारे के सारे ऑनलाइन, और उनमें से बहुत सारी क्लासेस उनके निःशुल्क यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे उपलब्ध है। अगर आपके अंदर पढ़ने की जिद हो तो आज पढ़ना पहले की तुलना में बहुत आसान हो चुका है। असली बात है कि आपके अंदर वो जिद है या नहीं। दूसरी बात, मैं आईएएस के लिए पढ़ाता हूँ। दृष्टि नाम की संस्था हमारी है और हमारे बहुत सारे बच्चे आईएएस बनते हैं, जिनमें से बहुत अच्छा अनुपात उन बच्चों का है जो एससी एसटी कैटेगरी से, ओबीसी कैटेगरी से होते हैं। मैंने एक चीज देखी है, आपसे विशेष रूप से निवेदन कर रहा हूं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो समाज के पिछड़े समुदाय से आते हैं और उनको इस बात की बड़ी शर्मिंदगी होती है कि मैं पिछड़े समुदाय से हूं। उनको आरक्षण मिलता है, वो आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, और आईएएस आईपीएस बनने के बाद कोशिश करते हैं कि उनकी वो पहचान खत्म हो जाए कि वो पिछड़े समुदाय से हैं, और वो किसी उच्च समुदाय के व्यक्ति से शादी ब्याह करके अपने आप को वहां एक्सेप्ट करवा ले किसी तरह से। ऐसी उधेड़-बुन में लग जाते हैं। मैं आपसे एक बात का निवेदन करना चाह रहा हूं, जिस समाज से आप हैं उस समाज को लेकर शर्मिंदा कभी नहीं होना, एकदम नहीं होना। आप सिविल सेवक बनेंगे, नेता बनेंगे, पुलिस वाले बनेंगे, जज बनेंगे, जो भी बनेंगे, आपकी मुख्य जिम्मेदारी संविधान के प्रति है, अपने दायित्वों के प्रति है, एकदम ठीक बात है, उसमें कोई कोताही करनी भी नहीं चाहिए। पर ध्यान रखना है, आरक्षण के पीछे का मूल तर्क क्या है? आप सोच के देखिए कि इस देश में कुल नौकरियां अगर मैं मान लूं केंद्र में, तो 1 लाख के आसपास, जिनमें एससी समाज की 15,000 के आसपास होंगी। एससी समाज की कुल आबादी अगर हम देखें, इस समय 16% से ऊपर आबादी है। अगर 150 करोड़ दिमाग में रखने या 140 करोड़ रखे तो 23 करोड़ के आसपास आबादी दलित समाज की या एससी समाज की भारत में। 23 करोड़ में से अगर 15,000 लोग नौकरी पा लेंगे
क्या इससे दलित समाज की आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाएगी? नहीं होगी। वो तो 15,000 की होगी। तो आरक्षण क्यों दिया जाता है? आरक्षण का उद्देश्य ये नहीं है कि लोग अमीर हो जाए, वो तो 15,000 होंगे। आरक्षण का उद्देश्य ये है कि जब पूरे एक गांव में एक दलित बच्चा या एसटी बच्चा या ओबीसी बच्चा आईएएस बनता है या जज बनता है, उस गांव के हर व्यक्ति को कॉन्फिडेंस आ जाता है कि दिक्कत आएगी तो मेरा छोटा भाई मेरे साथ खड़ा हुआ है, और आपको वो छोटा भाई छोटी बहन बनना है। जिस दिन आप सफल हो जीवन में, आपके समाज ने बहुत आहुति दी है आपकी सफलता में, और आप जिंदगी भर भी उनकी मदद करेंगे तो अपना उधार चुका नहीं पाएंगे। कोई कोई ऐसा काम नहीं करना जो गैर कानूनी हो, जो असंवैधानिक हो, ऐसा नहीं करना है। अपनी नौकरी की हदों में रहना है, अपने नियमों का पालन करना है। लेकिन जैसे आप आईएएस बनेंगे, आपके परिवार में कोई संकट में होगा, उसकी हेल्प करेंगे ही करेंगे। ठीक वैसे आपके समाज में कोई संकट में है, पुलिस यदि उसके साथ बदतमीजी कर रही है, गैर कानूनी कृत्य कर रही है, तो उस पुलिस को आप फोन करेंगे तो उसके साथ कुछ गलत नहीं होगा, ये आप पक्का कर सकते हैं। अंबेडकर साहब से सीखना चाहिए कि मैं जिस पृष्ठभूमि से हूं उस पर शर्माना नहीं है। अगर वो पीछे की स्थिति है तो उससे लड़ना है, और अपने साथ साथ अपने पूरे समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना है। ये सीखना है। तो पहली बात सीखनी है पढ़ाई, दूसरी बात सीखनी है अपने समाज का साथ देना। पीछे कोई भी हट सकता है। जाति को लेकर कबीरदास ने बड़ी गहरी बात कही थी कि व्यक्ति की पहचान उसकी योग्यता से होनी चाहिए, मेहनत से होनी चाहिए। जाति में क्या रखा हुआ है? उन्होंने कहा, जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। ज्ञान पूछो, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। म्यान में क्या रखा है? तलवार की कीमत है। और यदि हम कहते हैं कि पिछड़े समाज के लोग पढ़ने में पीछे हैं, तो ऐसा क्या था कि एक बच्चे को मौका मिला और वो पूरी संविधान सभा में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति बन गया? इसका मतलब है कि अवसर मिले, जुनून हो, तो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। और मेरे पास जो मेरे प्रेरणा स्रोत हैं बहुत सारे हैं, उनमें से एक डॉक्टर अंबेडकर हैं। जब जब मैं इस रूप में प्रेरित होना चाहता हूं कि किन व्यक्तियों ने अपनी जिंदगी की आहुति देकर एक पूरे समाज, एक पूरे राष्ट्र की जिंदगी बदली, मुझे अब्राहम लिंकन, मेरी गूज, रोजा पार्क्स, डॉक्टर अंबेडकर, ऐसे कुछ नाम याद आते हैं। और मेरा मन कहता है कि मैं अपने समाज के बच्चों से, केवल आपसे नहीं, मैं अपने घर के बच्चों से भी यही कहता हूँ कि जिंदगी जियो तो वैसी जियो कि आपके जाने के बाद लाखों करोड़ों व्यक्तियों का जीवन बेहतर बने। और ये मजाक नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर ने हमेशा कहा कि भाई, नायक पूजा मत करना। जब लोग उनका जन्मदिन मनाते थे वो बुरा मानते थे कि यार तुम बिना बात के मुझे भगवान मना रहे हो, ऐसा मत। समाज की अपनी मजबूरी है कि यदि कोई व्यक्ति इतना महान काम करके जाए तो उसको सम्मान न दे तो क्या करे। इससे उनका जन्मदिन भी मनाया जाता है, पुण्यतिथि भी मनाई जाती है। 14 अक्टूबर का दिन भी नागपुर में मनाते हैं। आज 7 नवंबर, आज का दिन बड़ा पवित्र है। आज वो जीवन में पहली बार स्कूल में गए थे, उसी स्कूल में जहाँ दरी हाथ में लेके जाना होता था। ये उसी स्कूल की बात है। और मुझे खुशी है कि ये जो संगठन है यहाँ इस दिन को मना रहा है। और मैं एक अंतिम एग्जाम्पल के बाद समाप्त करता हूँ। 1954 का एग्जाम्पल है। अमेरिका में जो स्थिति हमारी यहाँ दलित समाज की है, वो स्थिति अमेरिका में अश्वेतों की रही लंबे समय तक। हुआ क्या कि जब अमेरिका आजाद हुआ तो अमेरिका के संविधान में समानता की बात लिखी गई। जब समानता की बात लिखी गई तो दास लोगों ने विरोध किया कि अगर समानता है तो हम दास कैसे हैं। 90 साल लगे दास प्रथा को समाप्त करवाने में। अब्राहम लिंकन ने खत्म किया, अपना जीवन दे दिया। तो 1866 में दास प्रथा खत्म हो गई, लेकिन अभी भी अश्वेतों को अधिकार नहीं मिले। महिलाओं को वोटिंग राइट्स नहीं मिले अभी तक। अब महिलाओं और अश्वेतों के आंदोलन शुरू हुए कि हमें बराबरी चाहिए। और उसमें एक घटना, बड़ी रोचक घटना है, सुनिए क्या हुआ। 1950 के आसपास अश्वेतों का आंदोलन बड़ा प्रखर हो गया। उस समय डॉक्टर अंबेडकर अपने जीवन के आखिरी दौर में थे, उन्होंने भी उस आंदोलन को देखा समझा। उसमें 2 घटनाएं घटी। एक महिला थी रोजा पार्क्स। अमेरिका का नक्शा देखा हो तो उसमें एक राज्य है अलाबामा। अलाबामा में एक शहर है मोंटगोमरी,
वहां का प्रसंग है। अस्पृश्यता कुछ मात्रा में अमेरिका में भी थी और देशों में भी थी। कैसे थी देखिए, वहां एक नियम था कि जो सरकारी बसें होती थी उन बसों में शुरू की 4 सीटें केवल श्वेत लोगों के लिए होती थी और चौथी सीट के पीछे अश्वेत लोग बैठ सकते थे, वो भी एक कंडीशन पे कि यदि श्वेतों की 4 सीटें भर गई और फिर कोई श्वेत आ गया तो अश्वेत को सीट छोड़नी पड़ेगी। ये कंडीशन थी। तो लोग करते थे, बैठते थे, 4 सीट छोड़ते थे, कोई श्वेत आ गया उठते थे, छोड़नी पड़ती थी। उनको खराब लगता था। ये वही पानी है जो उनको नहीं मिलता था, है ना। इसके लड़ना नहीं है, प्यार से लेना है, झगड़ा नहीं करना है। एक दिन उनके जैसा जी के देखो कि पानी नहीं मिला, एक दिन जी के देखो ताकि समझ में आए कि उनका जीवन कैसा था। खैर, एक महिला थी जिसका नाम था रोजा पार्क्स, करीब 40 साल की, बहुत ही सभ्य महिला थी, अश्वेत महिला थी। कई बार उठ चुकी थी बस से, बस में बैठती थी, उठा दिया जाता था। एक दिन उसको बहुत गुस्सा आ गया। वो बस में बैठी थी 5वीं सीट पे, पहली 4 पे श्वेत लोग बैठे, कुछ लोग और आ गए। ड्राइवर जिसका नाम विलियम ब्लेक था वो उठा और उसने कहा कि आप उठिए। 3-4 लोग थे अश्वेत, सब उठ गए, उसका उठने का मन नहीं हुआ। ड्राइवर ने फिर कहा कि उठना होगा। उसने कहा ऐसा है कि मैं तो नहीं उठूंगी, जो करना कर लो। बस आगे नहीं बढ़ी। पुलिस आई। उस महिला का नाम रोजा पार्क्स था, कभी सर्च कीजिएगा नेट पे पता लगेगा। उसे गिरफ्तार किया गया, जेल में डाला गया। पूरे अफ्रीका, पूरे अमेरिका के उस राज्य के अश्वेत, यहां तक कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो उस समय काफी प्रसिद्ध नेता थे, वो भी इस आंदोलन में शामिल हो गए। सभी अश्वेत व्यक्तियों से निवेदन किया गया कि सरकारी बस में बैठना ही नहीं है। वो सरकारी बस का एक प्राइवेट बस कंपनी को ठेका मिला हुआ था, वो चला रही थी। अश्वेत समुदाय ने बड़ी गजब की एकता दिखाई। 20-20, 30-30 किलोमीटर दूर उनके घर थे, टैक्सी से आए। अश्वेत टैक्सी वालों ने बस के बराबर किराए में टैक्सियां चलाई, लेकिन बस में नहीं बैठे। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, होते होते 381 दिन आंदोलन चला। 381 दिन, 1 साल से ज्यादा कोई बस में नहीं बैठा। और अंत में अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट को इस कानून को खारिज करना पड़ा जिसमें अश्वेत बैठ नहीं सकते थे, और वहां उस आंदोलन की समाप्ति हुई। डॉक्टर अंबेडकर हमारे समाज के रोजा पार्क्स बने, अब्राहम लिंकन बने। और अगर आपको लगता हो कि आपका जीवन खराब है, एक और घटना से अंतिम बात करके समझ लें। अमेरिका में जब समानता आई तो स्कूल शुरू हुए, अश्वेत बच्चे बोले हम भी स्कूल जाएंगे। कुछ कुछ अंबेडकर जी की याद आपको आएगी इस घटना से। अब अश्वेत बच्चे स्कूल जाएंगे, ये तो वहां के संविधान में लिखा हुआ था। तो वहां की सरकारों ने क्या रास्ता निकाला, कुछ स्कूल श्वेतों के लिए, कुछ अश्वेतों के लिए बना दिए। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया कि भाई ये क्या समानता है, हम भी उसी स्कूल में पढ़ेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि नहीं, समानता का मतलब सिर्फ इतना है कि आपको स्कूल मिलेगा, अच्छी गुणवत्ता का मिलेगा, लेकिन अगर अलग अलग स्कूल है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये व्यवस्था ठीक है कि अश्वेतों का स्कूल अलग, श्वेतों का स्कूल अलग। अब ये बड़ी दिक्कत थी अश्वेतों को। आंदोलन चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। 1954 में जब आंदोलन चल रहा था ये वाला, सुप्रीम कोर्ट अमेरिका का, उसको भी लगा कि अब समय बदल रहा है, और अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने एक नया फैसला दिया, ब्राउन का मामला कहते हैं, और उसमें उसने घोषणा की कि समानता का जो 14th अमेंडमेंट की समानता उनके यहाँ है, उसके तहत समानता का सही मतलब ये है कि जिस स्कूल में श्वेत बच्चे पढ़ेंगे उसी स्कूल में, उसी क्लास में अश्वेत बच्चे भी पढ़ेंगे। ये 1954 में हुआ। अंबेडकर साहब 56 में गए, उनके सामने की बात है, 2 साल आखिरी थे उनके पास। अब जब ये हुआ तो अमेरिका में हंगामा हो गया। श्वेत समुदायों ने इतना हंगामा किया, अपने शहर तक बदल लिए ताकि एक ऐसे जगह जाके रहें जहां केवल श्वेत लोग रहते हैं, उनके स्कूल में केवल श्वेत लोग पढ़ें। अब अश्वेत बच्चे स्कूल में कैसे जाएंगे? तो हुआ कि जो बस जाती है स्कूल की श्वेत बच्चों की, उसमें अश्वेत बच्चे भी जाएंगे।
और मैंने वो कहानियां पढ़ी हैं विस्तार में। जब पहली बार अश्वेत बच्चे श्वेत बच्चों के साथ स्कूल में गए, उस बस को घेर कर पुलिस की कम से कम 10 गाड़ियां आगे पीछे चल रही थी, क्योंकि किसी भी तरफ से हमला हो सकता था, गोलियां चल सकती थी, बच्चों की हत्या हो सकती थी। और बहुत भारी संख्या में पुलिस बस के साथ साथ स्कूल के अंदर, स्कूल के बाहर खड़ी होती थी। और अमेरिकी समाज को लगभग 70-80 साल लगे हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें, 1776 की आज़ादी, जो दासों की आज़ादी नहीं थी, अश्वेतों की नहीं थी, महिलाओं की नहीं थी। 1866 में दासों की मुक्ति, जो महिलाओं की नहीं थी, अश्वेतों की नहीं थी। 1950-55 के आसपास महिलाओं और अश्वेतों की मुक्ति। ठीक उस समय मार्टिन लूथर किंग जूनियर को 35 साल की उम्र में नोबेल पुरस्कार मिलना, और उसके लगभग 50-55 साल बाद बराक ओबामा का अमेरिका का राष्ट्रपति बनना। इतिहास ऐसे बदलता है। इतिहास में हर व्यक्ति को अपने हिस्से की भूमिका निभानी होती है। अम्बेडकर जी ने अपने हिस्से की भूमिका निभा दी है, आपकी बाकी है। ठान लीजिए, इतना पढ़ना है। उस आदमी को सोचिए, वो उसने अपने जीवन में पहला रिसर्च एंथ्रोपोलॉजी में किया। अम्बेडकर जी ने एंथ्रोपोलॉजी के विद्वान, इकोनॉमिक्स में पीएचडी की, और वो व्यक्ति पॉलिटिकल साइंस और संविधान का एक्सपर्ट बना बाद में। जिस विषय में बात करेंगे उस विषय का एक्सपर्ट बना। अगर वो ऐसा कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कमर कर सकते। और मैं अंत में ये बात कहकर समाप्त करूंगा, ठान लीजिए उन्हीं की बात, पैरों में जूते हो ना हो। तुम लोग ध्यान से समझो, पानी की बोतल मिले ना मिले, हाथ में किताब होनी चाहिए। और किताब सूरज से, धूप बचाने के लिए नहीं होती है। आप बचा लो, कोई बात नहीं, टेंशन मत। किताब इसलिए नहीं चाहिए कि धूप से बचना है, किताब इसलिए चाहिए कि धूप जैसा तेज अपने अंदर पैदा हो। और एक बहुत प्रसिद्ध विचारक हुए सफदर हाशमी, उन्होंने मजदूर समाज के लिए एक बात कही थी जो मैं आपको कह रहा हूं। उन्होंने एक गीत लिखा कि शिक्षा से ही बदलाव हो पाएगा। वो कहते हैं, पढ़ना लिखना सीखो ओ मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो ओ मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो ओ भूख से मरने वालों, क ख ग घ को पहचानो, अलिफ को पढ़ना सीखो, अ आ ई को हथियार बनाकर लड़ना सीखो। जो लड़ाई आप लड़ रहे हैं, उस लड़ाई में ना बंदूक चाहिए, ना तोप चाहिए, ना लाठी चाहिए, ना भाला चाहिए, डंडा नहीं चाहिए, किताब चाहिए, अक्षर चाहिए। और पढ़ना क्या है? हर चीज पढ़नी है। संविधान को घोट लेना है ताकि आपको पता रहे क्या अधिकार है। कानून को ठीक से पढ़ना है, सीआरपीसी, आईपीसी को ठीक से पढ़ना है ताकि कोई आपके खिलाफ ज्यादती न कर सके। हर नागरिक को पता होना चाहिए कि मेरे क्या अधिकार हैं और मैं राज्य से क्या उम्मीद कर सकता हूं। साहित्य भी पढ़ना है, और वो साहित्य देखना है जो साहित्य आम आदमी के पक्ष में है। वो साहित्य नहीं जो भव्य इमारतों के बारे में है। अदम गोंडवी जैसे साहित्यकार को पढ़ना है, कबीरदास को पढ़ना है, जो समाज के आम व्यक्ति की जिंदगी को ठीक से समझता है, समझाता है। अदम गोंडवी ने आपके समाज के एक छोटे हिस्से के बारे में इतनी गहरी कविता लिखी, आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, मैं चमारों की गली में ले चलूंगा आपको। ऐसा साहित्य पढ़ना है जो साहित्य समाज के उन वर्गों के बारे में है जिन्होंने जिंदगी की तलखी को, बुराइयों को, संघर्षों को सबसे ज्यादा सहन किया है, उनको पढ़ना है। तकनीक को पढ़ना है। डॉक्टर साहब ने कहा था कि जो समाज विज्ञान नहीं पढ़ता, ज्योतिबा जी ने भी कहा था, जो समाज विज्ञान नहीं पढ़ता वो कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता। विज्ञान पढ़िए, तकनीक पढ़िए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़िए, जो भी नई चीजें हैं जिनसे भविष्य में विकास होगा, उन सब में पढ़ाई करनी है। और जितना पढ़ने के बाद आगे बढ़ेंगे, बस ध्यान रखना है, आगे सिर्फ आप नहीं बढ़े हैं, आपका समाज आपके साथ आगे बढ़े, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। ये कह के मैं बात समाप्त करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।